मूवी की स्टार्टिंग में हम रेबेका नाम की एक इंटर्न को देखते हैं जो कि एक मॉर्चुरी के अंदर काम कर रही थी। वहाँ का ओनर होता है रेमंड, जो कि रेबेका को फ्यूनरल के सारे प्रोसेस को समझा रहा होता है कि कैसे बॉडी को केमिकल्स के जरिए प्रिजर्व किया जाता है। इस प्रोसेस के अंदर बॉडी के अंदर से सारे फ्लूइड्स लाइक ब्लड और वायल को ड्रेन कर लिया जाता है और उसकी जगह पर इन केमिकल्स को अंदर पंप किया जाता है ताकि बॉडी सड़े ना। कर वहाँ पर आज एक लाश आई हुई थी और रेबेका अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रही होती है और इसी बीच रेमंड रेबेका की रिस्ट पर कट्स के स्कार्स को देखता है, यानी कि निशानों को देखता है। इसके बाद उस लाश का पैर मूव करने लगता है और ये चीज रेमंड ने देख ली थी, लेकिन वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता और क्योंकि रेबेका उस वक्त नोट्स बना रही थी तो वो उस लेडी का पैर मूव होते हुए नहीं देख पाती। फिर इसके बाद में रेबेका उस लेडी की बॉडी को साफ सफाई करने के बाद में फ्रिज में रख देती है और फिर वो बेसमेंट के अंदर से केमिकल्स लेने जा रही होती है, लेकिन वहाँ पर उसे रेमंड मिलता है और वो रेबेका को बेसमेंट में जाने से रोक देता है और फिर वो रेबेका को अपने ऑफिस में जाने के लिए बोलता है। तभी शॉकिंगली हम उस बेसमेंट के अंदर एक डीमन को देख पाते हैं और यही रीजन था कि रेमंड ने रेबेका को बेसमेंट में जाने नहीं दिया था। कर इसके बाद में रेमंड जो है वो रेबेका को एक ड्रिंक ऑफर करता है तो वो कहती है कि वो ड्रिंक नहीं करती और वो रेमंड से कहती है कि उसे रात को भी काम करना है, लेकिन इस चीज के लिए रेमंड ने साफ इनकार कर दिया था। और हमको एक बात और पता लगती है कि रेमंड उस मॉर्चुरी के अंदर किसी को भी एंटर नहीं होने देता। फिर इसके बाद में रेबेका अपने घर जाकर सो जाती है। मीनवाइल मॉर्चुरी के बेसमेंट के अंदर हम रेमंड को देखते हैं और वहाँ पर कोई और भी मौजूद था जिसको चेन्स में माना गया था, लेकिन वो व्यक्ति हमको दिखाया नहीं जाता। फिर अगली सुबह जब रेबेका उठती है तो वो टेबल पर एक नोट पड़ा देखती है जिसके ऊपर किसी तरह का सिंबल बना हुआ था, लेकिन रेबेका अभी उस पर इतना ध्यान नहीं देती और वो काउंसलिंग के लिए चली जाती है। और यहाँ पर मैं आपको पहले ही बताना चाहूंगा कि असल में रेबेका को ड्रग्स और अल्कोहल की एडिक्शन थी और उसकी एडिक्शन बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी और ये सब तब शुरू हुआ था जब रेबेका 15 साल की थी और तभी उसके डैड भी गुजर गए थे। खैर 1 साल पहले ही रेबेका को कैली मिली थी जिसकी हेल्प से आज रेबेका को 1 साल हो गया है और अब वो ठीक है, यानी कि उसने ड्रग्स एडिक्शन छोड़ दी है। खैर रेबेका वहाँ पर एक स्पीच देती है और वहीं पर हम उसकी ग्रैंडमा को भी देख पाते हैं। खैर इसके बाद में रेबेका जब स्पीच देकर जाने लगती है तो उसे वहाँ पर एक व्यक्ति दिखता है जिसको देखकर वो थोड़ा सा पैनिक करने लगी थी। खैर अब वो अपनी ग्रैंडमदर के साथ में थोड़ी देर बात करती है और फिर इसके बाद कैली उसके पास आती है और उसके साथ कुछ बातें करने लगती है और फिर रेबेका अपने घर जाने लगी थी। खैर रास्ते में वो एक आदमी को देखती है जो कि किसी से ड्रग्स खरीद रहा था और रेबेका भी इससे थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। अब तभी रेबेका को रेमंड कॉल करके ये कहता है कि आज काम बहुत है तो रेबेका को मॉर्चुरी जाकर काम संभालना होगा। तो रेबेका भी उसको हाँ कर देती है और फिर वो सीधे मॉर्चुरी पहुंच जाती है और फिर वो एक आदमी की लाश को प्रिजर्व करने लगती है और उसकी हालत बहुत खराब थी। फिर वो उस आदमी की फाइल्स को चेक करती है और हम उस आदमी को देखते हैं जो कि आंखें खोल रहा था और मूव भी कर रहा था और जो उसकी फाइल थी उसके ऊपर हम सेम वैसा ही सिंबल देखते हैं जैसा कि उस नोट के ऊपर था जो कि रेबेका ने घर पर मिला था। खैर अब रेबेका उस आदमी को क्रीमेट कर देती है और फिर वो दूसरी लाश को लेने जाती है। वो खिड़की में से देखती है कि उसकी कार का दरवाजा खुला हुआ था तो वो जाकर दरवाजा बंद करती है और हम विंडो के ग्लास की रिफ्लेक्शन में लाल आंखों वाली एक फिगर को भी देखते हैं। फिर रेबेका अंदर आती है और वो केमिकल्स लेने के लिए स्टोर रूम में गई थी। वहाँ पर उसको कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी और उसका सर भी दर्द करने लगता है। अचानक वो देखती है कि वो पता नहीं कैसे लेकिन एक चेयर पर बैठी हुई थी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो कब बैठी, वहाँ पर कैसे पहुंची। खैर फिर तभी वहाँ पर रेबेका को रेमंड का फोन आता है। अब रेमंड उससे पूछता है कि सब कुछ तो ठीक चल रहा है ना, तो रेबेका कहती है कि सब कुछ ठीक है और हम देखते हैं कि रेमंड अपनी चेस्ट पर कोई ड्रॉ कर रहा था और फिर रेमंड फोन रख देता है। अब रेबेका जाकर दूसरी लाश को लेकर आती और अचानक से लाइट चली गई थी और उस लाश को भी हिलते हुए दिखाया जाता है, यानी कि यहाँ पर बहुत ही वियर्ड सी चीजें चल रही थी मॉर्चुरी के अंदर। खैर अब क्योंकि क्रिमेशन के लिए इलेक्ट्रिक स्पार्क का होना जरूरी था और लाइट भी नहीं थी तो रेबेका को जलाने के लिए लेने जाती है और उसको एक बक्सा मिलता है जिसके अंदर पेपर्स की कुछ स्ट्रिप्स थी। तो वो एक स्ट्रिप को जाकर उस बॉडी के पास रखती है और वहां पर वॉल के पीछे एक सिंबल को देखते हैं जो कि ग्लो कर रहा था और वो लाश भी बहुत ही ज्यादा भयानक तरीके से स्माइल करने लगती है, लेकिन क्योंकि उसे एक शीट से कवर करा गया था तो रेबेका को इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। फिर रेबेका उस लाश को क्रीमेट कर देती है और वो तीसरी बॉडी को प्रिजर्व करने लगती है। अब वो लाश असल में एक लड़की की थी। खैर अब होता यह है कि अचानक से ही रेबेका वो कुछ आवाज सुनाई देती है तो वो चेक करने जाती है। उसके जाने के बाद में वो लड़की जो थी उसने अपनी आंखें खोल ली थी। उधर रेबेका को एक वॉल के पास कोई दिखाई देता है जिसकी आंखें लाल थी और वो काफी चमक भी रही थी, लेकिन अचानक से वो चीज गायब हो जाती है और रेबेका भी इस पर इतना ध्यान नहीं देती और वो वापस से प्रिजर्विंग करने के लिए रूम में चली जाती है, लेकिन वहाँ पर उस लड़की की लाश नहीं थी और ये देखकर रेबेका बहुत डर गई थी और वो उस लड़की की लाश को ढूंढने लगती है कि तभी वहाँ पर किसी का फोन आता है। अब दूसरी तरफ से रेबेका के पिता बेन बात कर रहे थे जो कि काफी शॉकिंग चीज थी। वो रेबेका को अपनी मौत का जिम्मेदार बोल रहे होते हैं और यहाँ पर रेबेका को अचानक से हेलुसिनेशंस होने लगते हैं और अपनी रिस्ट को ब्लीड होता हुआ पाती है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी
भी नहीं था। खैर फोन फिर से रिंग होता है और दूसरी तरफ से बेन पुलिस को रेबेका के मिसिंग होने की रिपोर्ट दे रहा था और वो सब कुछ तब हुआ था जब रेबेका 15 साल की थी, यानी कि यहाँ पर उसे अपने पास्ट के फ्लैशबैक्स आ रहे थे। अब रेबेका अचानक से बेहोश हो जाती है और वो खुद को अपने ही घर पर पाती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो यहाँ पर कैसे आई और इस बात से वो बहुत ही ज्यादा पैनिक कर रही थी कि तभी वहाँ पर कैली आ जाती है और हम बाथरूम के अंदर मिरर में देखते हैं कि किसी ने लिखा हुआ था लेट मी इन। खैर कैली वहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि उसने रेबेका की कार को उस ड्रग डीलर की कार के पास देखा और उसको लग रहा था कि शायद से रेबेका फिर से ड्रग्स लेने लग गई होगी, लेकिन वो कहती है कि उसने ऐसा नहीं किया और वो रोने लगती है। तो कैली उसको गले लगा लेती है, लेकिन तभी रेबेका पजेस्ड हो जाती है और वो अपनी काउंसलर की उंगली अपने ही दांतों से काट कर उसके हाथ से अलग कर देती है और फिर वो एक बॉटल ओपनर को उसके ही कान में घुसाकर उसे खत्म कर देती है। रेबेका इससे बहुत डर गई थी, इसलिए वो रेमंड को कॉल करके सब बताती है और रेमंड ये कहता है कि उसे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा और रेमंड उसे जल्दी से वापस मॉर्चरी आने के लिए कहता है क्योंकि वो मॉर्चरी में ही सबसे ज्यादा सेफ है। खैर तभी हम देखते हैं कि कैरी पीछे से उठती है और रेबेका की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन रेबेका फोन पर थी तो उसको पता नहीं चलता कि ऐसा हो रहा था कि तभी असली कैली दरवाजे पर दस्तक देती है और उसे बाहर देखकर रेबेका समझ जाती है कि जिसे उसने अभी खत्म किया था वो कोई और ही था, यानी कि वो इंसान तो नहीं था। अब रेबेका जल्दी से ही मॉर्चरी जाती है क्योंकि ऐसा ही उसको रेमंड ने कहा था। वहाँ पर उसे रेमंड सारी बात बताता है कि वो मॉर्चरी असल में एक जेल है, जी हाँ, जो कि डीमंस को वहाँ पर कैद करके रखती है। अब तक हमने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी थी, लेकिन डीमंस वाली जेल काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अब देखो बात कुछ ऐसी है कि वो मॉर्चरी असल में हेल का एक गेट है और वहाँ से डीमंस आते रहते हैं और रेमंड का काम है उन डीमंस को क्रीमेट करके वापस हेल में भेजना और कोई डीमन किसी इंसान को यहाँ पर डायरेक्टली पदस्थ नहीं कर सकता, इसलिए वो इन लाशों में छुप कर रहता है और यहाँ पर टाइम टू टाइम इंसान को तोड़ने की कोशिश करता है, जैसे कि वो रेबेका को उसके ड्रग्स की लत की वजह से तोड़ने की कोशिश कर रहा था। यानी कि अब तक जो कुछ हो रहा था वो इनडायरेक्टली उसको पर्स करने की तैयारी थी। और देखो अगर टाइम से पहले वो लाश जला दी जाए जिसके अंदर वो डीमन छुपा हुआ है, तब वो पर्सन पोजीशन से बाहर निकल जाएगा, लेकिन अगर उन्होंने डीमन का नाम और वो कहाँ से आया है ये पता नहीं किया तो डीमन कभी भी वापस लौट कर नहीं जाएगा, यानी कि जहाँ से वो आया है वहाँ पर नहीं जा पाएगा। और क्योंकि अभी ये डीमन का नाम नहीं ले सकते थे क्योंकि उनका नाम पता ही नहीं था, इसलिए उन्हें डीमन का नाम और वो कहाँ से आया है इसका पता लगाना पड़ेगा और इसके लिए उन्हें पूरी मॉर्चरी के अंदर वही स्ट्रिप्स जलाकर 4 सिंबल्स ढूंढने होंगे जो कि उन पेपर स्ट्रिप्स की लाइट में आग की तरह ग्लो करेंगे और वो पेपर स्ट्रिप्स असल में बाइबल के पेजेस हैं, यानी कि वही स्ट्रिप जो कि रेबेका ने उस लाश के ऊपर रखी थी। आपको याद हुआ आसपास वहां पर सिंबल चमका भी था। फिर जब उन्हें सिंबल्स मिल जाएंगे तो उन्हें उन सिंबल्स को एक स्पेशल बोर्ड पर लगाना पड़ेगा और फिर उस बोर्ड को उस लाश पर रखना है जिसके ऊपर उनको कोई सिंबल बना हुआ दिखाई दे और बस फिर उस बोर्ड को उस लाश के साथ रखकर उस बॉडी को जलाना पड़ेगा। अब वो रेबेका को ये बताता है कि एक डीमन रेबेका को पदस्थ करने की कोशिश करेगा और बाकी डीमन से रेबेका को कंफ्यूज करेंगे और उसकी मेंटल कंडीशन खराब कर देंगे और जो व्यक्ति डीमन से पूरी तरह पदस्थ हो जाता है तो उसके लिए फिर कुछ नहीं किया जा सकता। खैर अब यहाँ पर रेमंड रेबेका को सब कुछ बता पाता है, इससे पहले ही रेबेका को डीमन सोल्जर पदस्थ कर लेता है और वो रेमंड पर हमला कर देती है, लेकिन रेमंड ने अपनी चेस्ट पर एक सिंबल बनाया हुआ था जो कि उसे उस डीमन से बचा लेता है। वो जल्दी से मॉर्चरी के बाहर भाग जाता है और वो समझ गया था कि अब वो रेबेका के लिए कुछ नहीं कर सकता और अंदर रेबेका वापस होश में आ जाती है और अब वो खुद के सहारे थी और सबसे बड़ी बात कि जितनी इन्फॉर्मेशन उसको मिली थी उसी के साथ उसको सब कुछ करना होगा। खैर वहाँ पर उसको डीमंस हॉन्ट कर रहे थे और अब वो रेबेका की ग्रैंडमदर और उसके पिता का रूप लेकर उसको हॉन्ट करते हैं और बेन तो रेबेका के ऊपर ही हमला कर देता है, लेकिन रेबेका देखती है कि वो खुद अपने आप को ही हर्ट कर रही थी और उसने अपनी थाई को बुरी तरह से हर्ट कर लिया था, यानी कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा था रियल नहीं था, यानी कि यहाँ पर मेंटल और अंदरूनी लड़ाई चल रही थी। बाहर अब रेमंड रेबेका को फोन कर रहा होता है और रेबेका उधर ऑपरेटिंग रूम में जाती है जहां पर उस लेडी की लाश अपने आप ही टेबल पर आ गई थी जो कि पहले गायब हुई थी। रेबेका इस पर ध्यान नहीं देती और वो अपनी थाई पर स्टिचेस लगाने लगती है कि तभी वो लाश मूव करती है, लेकिन रेबेका को वो नहीं दिखती। फिर जैसे ही रेबेका उसके पास से गुजरती है तो वो लड़की रेबेका को पकड़ लेती है, लेकिन वो उल्टा उस लड़की के हाथ को एक वायर से बांधकर उसे टेबल के साथ ही बांध देती है और फिर वो जाकर फोन उठाती है। वो रेमंड को सारी बात बताती है तो रेमंड उसको ये कहता है कि रेबेका को अपना खून उस लाश पर डालना होगा जिसे उस डीमन ने पदस्थ किया है और फिर उसे उस लाश की बॉडी को क्रीमेट करना होगा और रेबेका ठीक ऐसे ही करती है, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता और अभी भी डीमन उसे हॉन्ट कर रहा था और असल में वो रेबेका को उसके बचपन के विजन सिखा रहा होता है। खैर अब रेबेका रेमंड को बताती है कि वो डीमन अभी भी उसको हॉन्ट कर रहा है तो वो कहता है कि उसने रेबेका को पूरी बात नहीं बताई थी। वो रेबेका को बेसमेंट में जाकर टेप्स ढूंढने के लिए कहता है और उनको देखने के लिए बोलता है। रेबेका जल्दी से बेसमेंट में जाती है और उसे वहाँ पर कुछ टेप्स मिलती हैं और उसमें रेमंड था जो ये बता रहा था कि उसकी पुरानी
असिस्टेंट वैलेरी एक डीमन से पूरी तरह से पजेस्ड हो गई थी, तो मजबूरन उसे वैलेरी को वहीं कैद करना पड़ा। और थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद उसको एक चीज पता लगी कि अगर वो किसी पजेस्ड हुए पर्सन के खून को लाश के प्रिजर्विंग में केमिकल की जगह इस्तेमाल करते हैं तो वो उस डीमन को उन बॉडीज के अंदर सील कर सकते हैं जिनमें डीमन हाइड कर रहे होंगे। और इससे होगा ये कि जलाने के बाद वो सीधे नर्क जाएंगे, यानी ही कहीं और नहीं जा सकते। क्योंकि पहले ऐसा हुआ करता था कि जिस लाश को डीमन पजेस करता था तो उसको जलाने के बाद में वो दूसरा नया वेसल ढूंढने लगते थे, यानी कि वो नर्क में नहीं जाते थे, वहीं पर रहते थे। लेकिन वैलेरी के खून से हुआ ये कि उनको जलाने के बाद में वो उसके अंदर ही सील हो जाया करते थे, और जब उनको जलाया जाता तो सीधा नर्क में जाया करते। खैर इन सब के लिए वो वैलेरी का खून इस्तेमाल कर रहा था और उसने वैलेरी को बेसमेंट के अंदर कैद करके रखा है। और अब आपको समझ में आया होगा कि आखिरकार बेसमेंट के अंदर वो कौन व्यक्ति था जिसको चेन से बांधा गया था। तो यहाँ पर ये रेमंड की पुरानी मॉर्चुरी असिस्टेंट थी। अब ये सब देखकर रेबेका बहुत डर जाती है, लेकिन डीमन से बचने के लिए वो पूरी मॉर्चरी के अंदर उन सिंबल्स को ढूंढने लगती है। और बाकी डीमंस रेबेका को लगातार डरा रहे थे, वो उसे हेलुसिनेशंस भी दिखा रहे होते हैं। और तभी हम एक डीमन को भी देखते हैं जो कि रेबेका को देख रहा था। अब रेबेका ने चारों के चारों सिंबल्स ढूंढ लिए थे, लेकिन वो डीमंस रेबेका को फिर से हॉन्ट करने लगते हैं। और हमें रेबेका के बचपन का एक विजन दिखाया जाता है और उनको पता लगता है कि जब वो 15 साल की थी तो वो ओवरडोज की वजह से ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, लेकिन उसके पिता ने उसको बचा लिया था। खैर फिर रेबेका होश में आती है और वो नीचे बेसमेंट में जाती है। वहाँ पर उसे वैलेरी मिलती है जो कि अभी भी जिंदा थी और वो रेबेका से मदद मांग रही थी। लेकिन रेबेका वहाँ से वैलेरी के खून की एक बोतल लेकर ऊपर आ जाती है और ऊपर फ्रीजर में से हर एक लाश को चेक करती है और उसे एक बॉडी पर एक सिंबल बना दिखाई देता है। और वो बॉडी असल में उसी डीमन ने पलस करके रखी हुई थी जो कि फिलहाल रेबेका को पलस करने की कोशिश कर रहा था। सिंपल सी बात है कि डीमन को यहाँ पर लिविंग पर्सन चाहिए था। अब रेबेका उस लाश को अच्छे से बांध देती है और उसके ऊपर वो बोर्ड रखती है और फिर वो वैलेरी के खून को उस लाश के अंदर फिल करने लगती है, जिस वजह से उस बॉडी के फोरहेड पर एक सिंबल बन गया था। इसके बाद रेबेका उस लाश को जला देती है और वो डीमन बस चिल्लाता रह जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। खैर फिर हमको एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि बेन जब रेबेका को बचाने के लिए गया था तब वो वहाँ पर पत्थर से फिसल कर नीचे गिर गया था, जिस वजह से उसके सर में इंजरी हो गई और वो वहीं पर खत्म हो गया। और ये सब रेबेका ने देख लिया था। अब रेबेका को फिर से दिखाया जाता है, जिसे लग रहा था कि सब ठीक हो चुका है, लेकिन जैसे ही वो वैलेरी को बचाने के लिए बेसमेंट का दरवाजा खोलती है तो उसे नीचे एक डीमन दिखता है और तभी पीछे से बेन का रूप लेकर एक डीमन रेबेका को धक्का मारकर नीचे गिरा देता है और रेबेका इससे बेहोश हो जाती है। अब उसे अपने पिता बेन दिखाई देते हैं जो कि उसको ये कह रहे होते हैं कि जो भी बेन के साथ हुआ था उसमें रेबेका की कोई गलती नहीं थी और अब उसे खुद को गिल्टी समझना बंद करना होगा। फिर उसके बाद रेबेका होश में आती है और वो जल्दी से बेसमेंट में जाकर वैलेरी को उस बक्से में से फ्री करती है, लेकिन तभी अचानक से वैलेरी पजेस्ड हो जाती है और वो रेबेका पर हमला करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर रेमंड आ जाता है और उसकी चेस्ट पर बने सिंबल को देखकर पजेस्ड हुई वैलेरी बहुत डर गई थी और अब वो वापस से बक्से में चली जाती है। खैर अब रेमंड रेबेका को सारी बात समझाता है क्योंकि रेबेका बहुत डरी हुई थी। वो बोलता है कि वहाँ पर ढेर सारे डीमंस हैं, लाइक वो डीमन जो रेबेका के डैड का रूप लेकर उसे हॉन्ट कर रहा था उसको वो मिमिक बुलाते हैं और वो वही डीमन है जो की बेसमेंट के अंदर था। और ऐसे बहुत सारे डीमंस और भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान मिमिक डीमन ही करता है। वो बताता है कि वो खुद सेम सिचुएशन से गुजर चुका है जिसमें से आज रेबेका गुजर रही है और वो वैलेरी को मार भी नहीं सकता और ना ही उसको आजाद कर सकता है, क्योंकि अब वो वैलेरी है ही नहीं बल्कि उसको डीमन ने पलस करके रखा है। मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि उसका म्यूटेशन हो चुका है, यानी कि अब वो सेलुलर लेवल पर इंसान और डीमन मिक्स हो चुकी है। वो ये बोलता है कि वो बहुत टाइम से उन डीमन से लड़ता आ रहा है और रेबेका को उसका साथ देना होगा, इसलिए नहीं कि ये सब लोगों की भलाई के लिए है बल्कि इसलिए क्योंकि उन दोनों को जिंदा रहना है और उन डीमन से बचना है। क्योंकि वो बाहर जाएंगे तो डीमंस उनको फिर भी परेशान करते रहेंगे। इसलिए कि अगर आपने एक बार इस मॉर्चुरी के अंदर कदम रख दिया तो डीमंस आपको बाहर भी हॉन्ट करेंगे। और देखो ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो डीमंस उनको ढूंढ ही लेंगे और वो चाहे जो कुछ भी कर लें वो डीमंस उनको वापस उसी मॉर्चुरी के अंदर लेकर आएंगे और उन दोनों को शिफ्ट में काम करना पड़ेगा और डीमंस को उस मॉर्चुरी से बाहर जाने से रोकना भी होगा और ऐसा करने के लिए उन्हें पजल हुई लाश को जलाते रहना पड़ेगा। खैर अब ये सारी बातें सुनकर रेबेका को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो वहां से जाने लगती है, लेकिन बाहर उसे वही मिमिक डीमन दिखता है और उसको देखकर वो समझ गई थी कि उसे उन डीमंस को खत्म करना ही होगा, क्योंकि बाहर जाकर ही वो डीमंस उनको परेशान करेंगे ही। और बस इसी दृढ़ निश्चय के साथ में रेबेका जो होती है वो वापस से मॉर्चुरी के अंदर चल लेती है, यानी कि अब वो डीमंस को खत्म करेगी और बाहरी दुनिया को भी बचाएगी। इसी के साथ में द मॉर्चुरी असिस्टेंट मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों ये थी द मॉर्चुरी असिस्टेंट फिल्म की कहानी। ये मूवी असल में एक वीडियो गेम के ऊपर आधारित है। सो इसके अंदर अगर रेबेका अपने शिफ्ट खत्म होने से पहले सही लाश को आइडेंटिफाई करके उसको नहीं जलाती तो गेम ओवर, यानी कि फुल पोजेशन। और क्योंकि वहां पर और भी डीमंस हैं क्योंकि रेबेका को हॉन्ट करते रहेंगे या फिर कोई और भी व्यक्ति हो सकता है, तो रेबेका को उनसे बचकर सही बॉडी को आइडेंटिफाई करके जलाना ही होगा। अब देखो जो मूवी का अंत है वो दो बातों को इंडिकेट करता है। पहला ये कि रेबेका पास्ट के ट्रॉमा को भूल गई थी और उसने सारे डरों को खत्म कर दिया। और असल में वो जो मिमिक डीमन है वो रेबेका के ड्रग एडिक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी कि रेबेका ने भागने की बजाय उस डीमन यानी कि अपने ड्रग एडिक्शन से लड़ना चुना। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक हर एक डीमन को रेबेका और रेमंड वापस नर्क में नहीं भेज देते। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो और मूवी का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो।